हेलो चैंपियंस। स्वागत है सभी बच्चों का हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक। स्टे कनेक्टेड विथ अस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों से शेयर जरूर कर दें। बिहार बोर्ड के वो सब बच्चे, चाहे उनका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इस मॉडल टेस्ट पेपर को जरूर करें। करने के तरीकों को समझें, किसको छोड़ना है किसको करना है, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कहता है किनके सुझाव के आधार पर आय कर से संग्रहित राशि केंद्र द्वारा राज्यों के बीच वितरण की जाती है। किनके सुझाव के आधार पर? ऑन whose recommendation the collected amount from income tax is allocated among the states by the center। मतलब कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार जो टैक्स के द्वारा जो पैसा कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, वो किसके राय विचार पर वो राज्यों को वितरण करती है उसमें से? तो फाइनेंस कमीशन। याद रहे किसके? फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 62 बाजार की असफलता का कारण है। वाह! मार्केट फेलियर इज कॉज्ड बाय। बाजार असफल क्यों हो जाता है? बाजार असफल क्यों हो जाता है बच्चों? तो एक्सटर्नलिटीज के कारण। वैसे ये चैप्टर मैंने आपको छुड़वा दिया है। मैंने बोला है कि इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल आपको नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 भुगतान शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं? तो विजिबल आइटम्स भी, इनविजिबल आइटम्स भी, कैपिटल ट्रांसफर भी, सब के सब। तो ऑल द अबव, विजिबल इनविजिबल कैपिटल सब। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन a rational producer likes to produce in short run equilibrium। किस अवस्था में? तो बच्चों सेकेंड स्टेज में वो चाहता है कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को करे। सेकेंड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 65 औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो हमसे जानना चाहता है औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला किसके बराबर है? औसत परिवर्तनशील लागत। आसान भाषा में कहें तो वो हमसे एबीसी पूछना चाह रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था टीवीसी अपॉन क्वांटिटी, कुल परिवर्तनशील लागत अपॉन उत्पादन की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी हमको यहाँ सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 श्रम मांग वक्र और वारमती विचलन का कारण होता है। इधर देखो, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या पूछा भैया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय। देखो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक्सिस बना लेता हूं, चेक कर लेता हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेबर का डिमांड कर पूछा है ना, तो एक्स एक्सिस पर मैं हमेशा क्वांटिटी लिखता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ लेबर्स, मजदूरों की संख्या, और वाई एक्सिस पर इनके वेज को लिख देता हूं, इनके श्रम को लिख देता हूं। क्या बोला है? अच्छा, और एक डिमांड कर्व बना दिया नॉर्मल। ये हमारा डिमांड कर्व है। वो बोला है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से एक ड्रॉ कर देता हूं, और नंबर ऑफ लेबर्स का मतलब हुआ कि इतने जब लेबर काम कर रहे थे तो उनकी मजदूरी कितनी थी? इतनी थी। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया सिचुएशन को। अब मैं कह रहा हूं, क्या बोला? अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन लेबर डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय। वो कहता है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो ऊपर जाता है तो राइटवर्ड कहते हैं। वो कहता है कि डिमांड कर्व हमारा नया वाला है ना बच्चों, वो ये डिमांड कर्व बन गया, नया डिमांड कर्व बन गया D1। तो कहता है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आया? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा? तो इसी क्वांटिटी पर देखो, इसी क्वांटिटी पर
अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर देता हूं तो मुझे दिख गया कि वेज यहां से घट के नीचे की तरफ आ गया। वेज ऊपर से घट के जब नीचे की तरफ आया तभी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो डिक्रीज इन वेज, मजदूरी मजदूरी दर में क्या हो गई, कमी हो गई, मजदूरी दर में कमी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज इन वेज रेट। ये देखो डायग्राम आपको दिखा रहा है कि वेज रेट कम होने के कारण हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर कहता कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है, राइटवर्ड कहेगा तो राइटवर्ड में चेक कर लेंगे भैया। राइटवर्ड में वेज रेट बढ़ने के कारण, वेज रेट बढ़ने के कारण, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? ओहो, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों का स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है? इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। विथ विच ऑफ दीज सेक्टर ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइज इन द इकोनॉमी। भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले क्या क्या देना पड़ता है? लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। लैंड, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये पेमेंट कौन करता है भैया? प्रोड्यूसर करता है। और ये देता कौन है? हाउस होल्ड देता है। तो ये जो साधन है, उत्पादन के साधन क्या क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, पूंजी, उद्यम और श्रम। तो ये देता, इसका स्वामित्व किसके पास होता है? तो घरेलू क्षेत्र के पास होता है। वही तो पूछा है, ऑन विच ऑफ दीज विथ विच ऑफ दिस सेक्टर द ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइज इन द इकोनॉमी। किसके पास होता है? तो हाउस होल्ड सेक्टर। किसके पास होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 68, भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है? चालू खाता आता है क्या? बिल्कुल आता है। पूंजी खाता बिल्कुल आता है। ए और बी दोनों। भुगतान शेष याद है ना बच्चों, बनाया था पूरा का पूरा। ये कैपिटल अकाउंट में कौन कौन आते हैं, करंट अकाउंट में कौन कौन आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, किस मूल्य पर वास्तविक सफल घरेलू उत्पाद मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 69, किस मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मापा जाता है? तो बेस ईयर प्राइस पर, आधार वर्ष की कीमतों पर, आधार वर्ष की कीमतों पर। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, याद है ये सब? जीडीपी डिफ्लेटर नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। तो जीडीपी हमेशा बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, याद रखेंगे। आधार वर्ष की कीमत पर, बेस ईयर की प्राइस पर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी करी जाती है देश की एक्चुअल ग्रोथ को पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में मुद्रा, एक मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में मुद्रा ने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया? मनी इज एज एन इंटरमीडिएरी गुड्स हैज मेड विच प्रोसेस सिंपलर। मतलब कहने का मतलब है, वो हमसे पूछना चाह रहा है कि भैया फीचर्स ऑफ मनी बता दो। फीचर्स ऑफ मनी, मनी की विशेषताएं बता दो, मनी की विशेषताएं बता दो। तो भैया हम जानते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस होता है, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डी हमारा क्या हो गया? ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते उत्पादन संभावना वक्र की ढाल, अच्छा वो पूछता है कि इनमें से कौन सा कारण है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल नतोदर, कनकेव, कनकेव। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव। कॉनकेव होने का कारण क्या है बच्चों? तो मैंने आपको बताया है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, एमओसी के बढ़ने की वजह से वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कैसा होता है? कनकेव होता है। पीपीसी याद है ना? इस तरह का डायग्राम कुछ हम बनाते थे क्लासरूम के दौरान, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको कहते हैं कॉनकेव ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निदान करना नहीं।
काम का विश्लेषण करो भैया, निदान नहीं कर देना है। यह किनका कथन था? तो सबसे पहली बात, कथन का तो मैंने सवाल आपको बोला है कि कथन का कोई भी सवाल आए आपको करना ही नहीं है। कथन का कोई सवाल आए आपको करना ही नहीं है, ठीक है? तो इस पे दिमाग ही नहीं लगाएंगे। वैसे अगर आंसर चाहोगे तो आंसर मार्शल, लेकिन दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम फिक्स हो जाओ कि मुझे दिमाग लगाना ही नहीं। किस स्थिति में, अगले क्वेश्चन पे देखो, किस स्थिति में उत्पत्ति समता नियम क्रियाशील होती है? एट विच सिचुएशन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज इन ऑपरेशन? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज इक्वल होते हैं। तो उस सिचुएशन में बच्चों हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, अर्थव्यवस्था की दुर्लभता की समस्या का कारण है? वाह, द कॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। हमारे इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है वो क्यों है? जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है बच्चों, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्यों है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में जो साधन है वो क्या है बच्चों? सीमित है, और लोगों की जो इच्छा है वो क्या है? असीमित है। तो इस सीमित साधन का प्रयोग करके लोगों की असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, यही तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है स्कार्सिटी का, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी इन एन इकोनॉमी इज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। साफ बेहुदा है, सफिशिएंट रिसोर्सेज ना, नन ऑफ दिस ना, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 75, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के साधनों का परिश्रमिक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? देखो, मैंने अपने क्लासरूम में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश भी साथ के साथ पढ़ा के चला हूं कि उनका इंग्लिश भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। और इसलिए भी चूंकि सवाल में कई बार क्वेश्चन टफ आते हैं, हिंदी में आपको समझ में नहीं आएंगे लेकिन अंग्रेजी में समझ में आएंगे। तो आशुतोष सर की क्लास में हिंदी माध्यम वाले बच्चों को स्पेशल ध्यान देकर के अलग से मेहनत करवाया जाता है कि वो इंग्लिश में भी सवालों को करना सीखें। और मुझे ऐसा मैंने महसूस किया पिछले 1 साल में कि इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश ज्यादा सरल लगता है जब मैं उनको पढ़ाता हूं और वो उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, द रेम्युनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जाहिर सी बात है, वो कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो पैसा दिया जाना है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? किस चीज पर डिपेंड करता है? साधन की मांग, साधन की पूर्ति, साधन की मांग एवं पूर्ति, साधन की सीमांत उत्पादकता। तो इसका आंसर आप याद रख ले, साधन की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, ठीक है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, आपने एक्स्ट्रा कितना उत्पादन किया है, आपने एक्स्ट्रा कितना उत्पादन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, किस अर्थशास्त्र का अध्ययन, किस वर्ष अर्थशास्त्र का अध्ययन माइक्रो अर्थशास्त्र और मैक्रो अर्थशास्त्र में विभक्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर ना बच्चों 1933 होना चाहिए। आपके ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर नहीं है, आपके ऑप्शन में भी मिसप्रिंट है, करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। याद रखो, बहुत कम लोग ये आपको बता पाएंगे। रैगनर फ्रिश ने 1933 में 1933 में इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स किए, माइक्रो एंड मैक्रो। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मुझे इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो मैं बिहार बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉडल टेस्ट पेपर को थोड़ा सा बारीकी से बनाई जाए, बच्चे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है। 1933 में रैगनर फ्रिश ने डिवाइड किया था, जो कि ऑप्शन में हमको नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, विश्वव्यापी महान मंदी कब आई थी? 1929 से 1939। क्वेश्चन नंबर 78, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? कहता है भैया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? By which of the following the central problem of mixed economy is resolved? ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण के द्वारा, सही बात है। बाजार तंत्र के द्वारा, सही बात है। योजना तंत्र के द्वारा, सही बात है। ऑल द अबव।
ऑल द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किसे कुछ आगतें स्थिर रहती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यू इनपुट्स रिमेन्स फिक्स्ड। अच्छा, वो कहता है कि किसमें कुछ साधनें फिक्स्ड रहती हैं। तो भैया एक बात बताओ, लॉन्ग रन में तो सारा वेरिएबल होता है, शॉर्ट रन में ही ना। तो इन अ शॉर्ट रन याद है कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि शॉर्ट रन में सिर्फ एक वेक्टर वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट, और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल। तो वही तो हमसे पूछ रहा है, वही तो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। निम्नलिखित में से कौन संयोग पूरक वस्तुओं का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। तो चाय और कॉफी ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं तो हो नहीं सकते हैं। रोटी और चावल प्रतिस्थापन है, घर में रोटी खाने की मन नहीं है चावल खा लो, चावल का मन नहीं है रोटी खा लो, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। कलम और स्याही, बिल्कुल बात सही है, बिन स्याही कलम का क्या मोल है रे, जैसे बिन राम सीता का कोई मोल नहीं, वैसे बिन कलम स्याही का कोई मोल नहीं। जिस कलम में स्याही नहीं उसको अपने पास रख के क्या करोगे रे। इसीलिए ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बच्चों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया। जल्द अगली वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर के 100 तक सॉल्व करा दूंगा, और हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर का बिल्कुल ऐतिहासिक सीरीज खत्म भी होगा, जहां पर बच्चों को खुले दिल से पूरी मेहनत के साथ एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके सवालों को कैसे करना है ये सिखाया गया। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।